लोकसभा चुनावों का जिक्र हमने किया। भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक 7 बजे का वक्त था। वक्त लगभग हो चुका है, 7:13-14 हो रहे हैं। अब एक एक करके तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया आपसे कुछ देर में, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीईसी की बैठक को लीड करेंगे। साथ होंगे गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स की, क्योंकि कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन, ज्यादा वक्त यहां पर वेस्ट करना नहीं चाह रही भारतीय जनता पार्टी। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो बाकी बचे प्रत्याशियों के नाम हैं वो भी जल्द से जल्द सबके सामने आ जाए। इससे दोनों ही तरफ क्लैरिटी आ जाएगी, यानी उस प्रत्याशी के मन में भी क्लैरिटी आ जाएगी और दूसरी तरफ जनता के मन में भी क्लैरिटी आ जाएगी। अब दिल्ली में बीजेपी की सीईसी की यह बैठक है। पीएम मोदी आपको बताएं कि अलग अलग प्रभारियों से भी लगातार संपर्क में है। उनसे कहा गया कि आप लोग प्रेजेंटेशन पर काम कीजिए, सर्वेज लेकर आइए, और जिन जिन जगहों पर ऐसा लग रहा है कि एक से अधिक चेहरे वहां पर जनता में होल्ड रख रहे हैं, तो वहां पर कैसे मंथन होगा, चिंतन होगा, इसको लेकर भी काफी महत्वपूर्ण। इसके अलावा आपको बताएं सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, तो खुद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे और दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद हैं। अलग अलग स्टेट्स के जो प्रभारी हैं, जो चेहरे हैं, वो इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं, जैसा हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी कमलेश सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, लगातार हमने देखा पहली सूची 195 नामों की आई और अब हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि जल्द से जल्द क्लैरिटी आ जाए। इससे बेहतर उस प्रत्याशी के लिए भी होगा और जनता को भी जो मन में चीजें बनानी होंगी, जनता के सामने भी क्लैरिटी होगी। हाँ बिल्कुल, 291 नामों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। लगभग 4 सूची बीजेपी ने अभी जारी की है। लेकिन आज की जो बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उसमें तकरीबन 150 से कुछ ही 152-53 नामों की सूची है जो आज की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जिस पर मंथन होना है। खासतौर पे जो बड़े राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे राज्य हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जो 6 सीटें जो बीजेपी अलायंस में 6 सीटें मिली हैं, इन लगभग तकरीबन 8 राज्य हैं जिनके उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है। तो अब आज चर्चा होनी है। सबसे पहले यूपी के नामों पर चर्चा होगी, जहां 24 लोकसभा के उम्मीदवारों की सूचना लोकसभा कंस्टिट्यूंसी बची, जहां पर नामों का मंथन नहीं हुआ है। पिछली बार आपको याद हो 51 नामों की सूची जारी की गई थी। इसलिए काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं, संगठन मंत्री पहुंच चुके हैं, और उम्मीद की जा रही है कि जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री तकरीबन 8 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री के आने के साथ ही आधिकारिक रूप से आप कह पाएंगे कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। और उम्मीद यह है कि यह बैठक भी अन्य बैठकों की तरह रात 2-3 बजे तक जा सकती है, इसलिए कि आज ही 150 से ज्यादा नामों की चर्चा हो जानी है। जो जानकारी मिल पा रही कि ये अंतिम सीईसी की बैठक होगी। कुछ ऐसे और जाहिर सी बात है, सबकी निगाह इस बात पर होगी कि क्या पिछली बार की तरह जो 291 नामों की सूची जारी की गई थी, तो बीजेपी ने मिला जुला जो लिस्ट जारी किया, लगभग 30 से 40% नए चेहरे उतारे हैं। क्या जो बाकी बचे स्टेट्स हैं, क्या वहां बीजेपी नया प्रयोग करेगी, या फिर यूपी की तरह जहां पुराने चेहरों पर ही बीजेपी ने दांव लगाया है, पुराने चेहरे पर ही दांव लगाएगी? ये देखना होगा, क्योंकि सबसे पहले यूपी के केंद्रीय चुनाव समिति बैठक यूपी पर चर्चा कर रही है और योगी आदित्यनाथ पहले ही पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री के पहुंचने के साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। कमलेश जी, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? जैसे आप खुद कह रहे हैं 152 नामों पर लगातार मंथन चिंतन हो रहा है और जाहिर तौर पर बीजेपी काफी स्ट्रांग मानी जाती है इस तरह की चीजों के लिए। पहले ही सर्वेज हो चुके होंगे, सांसद का रिपोर्ट कार्ड सामने आ चुका होगा। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? अभी जो बाकी सीटें बची हैं उनमें से कितने सांसद खुद को सेफ महसूस कर रहे होंगे, कितनों की टिकट कट सकती है, और जो नया फॉर्मूला होगा, युवा चेहरा, एक्सपीरियंस चेहरा, इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ बातें चल रही होंगी अंदर? जी देखिए, जो मैंने अनुभव किया है, जो लिस्ट जारी की है 4 लिस्ट, अगर उसको आप देखेंगे तो यही लगता है कि जीतने वाले कैंडिडेट हैं, जो विनियोरिटी जो क्राइटेरिया है उसको प्रमुखता दी गई है, बजाय इसलिए कि वो 3 बार का सांसद है या 2 बार का सांसद है। लेकिन जाहिर तौर पर जिसका रिपोर्ट कार्ड बढ़िया होगा, जिन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बढ़िया होगा, और प्रधानमंत्री के स्तर से भी, गृह मंत्री के स्तर से भी और पार्टी के स्तर से भी लगातार सर्वे किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो कैंडिडेट के प्रति जनता का रुझान ठीक होगा, जो सर्वे की रिपोर्ट में जिनका
रिपोर्ट कार्ड बढ़िया होगा उनको पार्टी टिकट देगी। लेकिन अब तक जो चूंकि अब जो आज जो सीईसी की बैठक है उसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोड़ दें तो बाकी साउथ के ज्यादा राज्य हैं। उड़ीसा ऐसे राज्य जहां के बीजेपी 21 के 21 लोकसभा उम्मीदवार उतारना चाहेगी, जहां बीजेपी नया प्रयोग कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बीजेपी क्या जो 2019 जिन लोगों पर बीजेपी ने दांव लगाया था उन्हीं लोगों को टिकट देने जा रही है या फिर नर्दोबदल करती है, ये देखना होगा। लेकिन जानकारी ये मिल पा रही क्योंकि बीजेपी विनेबिलिटी क्राइटेरिया देख रही है, तो हो सकता है कि बीजेपी की लिस्ट में जो भी विन कर रहा हो उसको ही पार्टी दे, और ऐसी स्थिति में पार्टी के पुराने कार्यकर्ता भी पार्टी का टिकट पा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब तक जो लिस्ट जारी की गई उसमें 30 से 40% तक के जो नए उम्मीदवार है, नए उम्मीदवार है उनको टिकट दिया गया। खासकर उत्तर प्रदेश में 30% लोगों के चेहरे बदले गए। उसके अलावा आपने देखा चूंकि बिहार सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि बिहार में पहले ही मंथन हो चुका है, तो बिहार में बिल्कुल स्थिति क्लियर है कि 3 सांसदों को छोड़कर पार्टी सभी सांसदों, जो सिटिंग सांसद, उनको टिकट देने जा रही है। ठीक, आपने इन फॉर्मूलाज का भी जिक्र किया, आपने बिहार का जिक्र किया। बिहार में अभी पशुपति पारस जी नाराज चल रहे हैं, ठीक है। फिर आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया। महाराष्ट्र में अजीत पवार भी अब साथ हैं, एकनाथ शिंदे भी वहां पर हैं, साथ में शिवसेना के तौर पर साथ में है। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने भी कोई चैलेंजेस है? क्योंकि हर एक स्टेट में कुनबा बहुत बड़ा होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जो क्षेत्रीय दल है, घटक दल है, वो भी बीजेपी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये जो कंडीशन इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, क्या बीजेपी के लिए भी चैलेंजिंग है? बिल्कुल चैलेंजिंग है। इसलिए आपने देखा कि बीजू जनता दल के साथ उड़ीसा में बातचीत चल रही थी, और कल ही बीजू जनता दल के साथ जो बातचीत है वो खटास में पड़ी। ये बीजेपी ने ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल तक बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच उड़ीसा में टाई अप की बातें चल रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि फ्रेंडली टाई होगा। उसी तरफ अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में चूंकि नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे की नवनिर्माण सेना भी एनडीए में शामिल होना चाहती है, वो 2 सीटों की डिमांड कर रही है। तो लगातार वहां मंथनों का विचार मंथन का दौर चल रहा है। लगातार एकनाथ शिंदे, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस बातचीत करते हैं, तो उनको भी नवनिर्माण सेना को भी अकोमोडेट करना है एनडीए के अलायंस में। इसलिए बीजेपी जो 32 सीट बीजेपी के खाते में गई है, उसी 32 सीटों में से बीजेपी उनको अकोमोडेट करेगी। एनसीपी के साथ जो अजित पवार गुट है, उनको 6 सीटें बीजेपी देने को तैयार है। उस पर कहीं कोई रद्दोबदल नहीं। लेकिन जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, उनकी जो नई डिमांड है 2 लोकसभा के सदस्य, उनको लेकर बातचीत चल रही है। उसी तरह साउथ में भी आपने देखा कि टीडीपी के साथ बातचीत चलती रही। हालांकि टीडीपी के साथ अलायंस पक्का हो गया और वहां बीजेपी को 6 सीटें मिले। तमिलनाडु में बीजेपी ने काफी वेट किया, और आपको देखा, याद होगा कि कल ही बीजेपी ने 19 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, और जो रिमेनिंग सीट है वो बीजेपी ने अपने सहयोगी दल पीएमके के लिए और सहयोगी दलों के छोड़ दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच कमलेश जी। नजर आप बनाए रखेगा, अभी बैठक शुरू होगी तो वापस आएंगे आपके पास। फिलहाल बहुत धन्यवाद।